हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद सैलेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग घटना चक्र की सीरीज का इंडियन पॉलिटी राज व्यवस्था से शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसमें जो जो मैं इससे पहले टॉपिक पढ़ा चुका हूँ उसका ये सारा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आप क्वेश्चन जब लगाएंगे आप लोग उसका सभी चीज़ें आपकी तैयार होने लगेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको पता ही चल गया होगा, याद ही होगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1774 वर्ष में हुई थी। और मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर एलिजा एम्पे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी राइट कथन कौन सा ये बताना है। तो पहला कह रहा है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई, सही बात है। और लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये तो गलत है भाई। पहले कौन थे? एलिजा एम्पे, अभी जस्ट हम लोग पढ़े भी हैं। ये केवल एक कथन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 सूची 2, इसको मैचिंग है, मैचिंग करना है। ठीक है, पहला कह रहा है नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। आप लोग को याद आ रहा होगा ना, मैंने कल ही बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, देखिए इसका अभी तुरंत हो जाएगा आंसर। नियंत्रण परिषद की स्थापना ये हुआ था विलियम पिट्स, जो वहाँ के पीएम थे, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 हो जाएगा। इंग्लिश मिशनरियों के भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 का एक्ट जो था ये है। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये क्या हो जाएगा? चार्टर अधिनियम 1833। तो देखिए इसका ए का टू मिल रहा है, ये मिल रहा है। ठीक है, ये भी मिल रहा है, लेकिन बी का 1, इसलिए राइट आंसर ये है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो देखिए, और अगला क्वेश्चन कह रहा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो नींव वाला तो याद है आपको, ये हम लोग पढ़े थे 1813 वाला, ये तो एकदम राइट है। अब इसका देख लीजिए, चूँकि IAS 2018 का क्वेश्चन है, इतना इसको ना देखते हैं क्या कह रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया, ये तो पता ही है। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी क्या थी? शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक शामिल थे, यानी ये भी सही है। आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि HT प्रिंसेप ओरिएंटलिस्ट यानी प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता था। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 का कार्यकाल था, कि शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। यानी ये इसमें तीनों ऑप्शन सही है, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? भाई ये तो कितना कल पढ़ाए थे, यही है 1813 का। याद करिए, 2C बताया था मैंने, एक चीज़ से चाय, एक चीज़ से चाइना। ठीक है, तो चाय और ये चीन के साथ व्यापार को तो इन्होंने बंद नहीं किया था, लेकिन भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। चलिए एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। 1813 के चार्टर नियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को, सेम वही रिपीट हो रहा है, 1813 का चार्टर एक्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन से व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ये भी सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। हाँ ये भी होगा, ये भी सही है। और तीसरा क्या कह रहा है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। नहीं नहीं नहीं, ये रॉन्ग है, अभी नहीं आया था भाई। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार मतलब समाप्त कर दिया गया और चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया। कल मैंने पढ़ाया था ना, 1813 से 20 वर्ष जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1833, वही 20 वर्षों तक का जो हुआ था, इसलिए अगला एक्ट क्या आता है 1833 का अधिनियम आता है। ठीक है, वही कह रहा है यहाँ पे, आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया। यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, जो मैंने बताया अभी। और 3 गलत क्यों नहीं, 3 सही क्यों नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था, यानी 1858 एक्ट के द्वारा लाया गया था। ठीक है, 1813 वाले के थ्रू नहीं लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो यही 1833 के एक्ट के थ्रू आपको बनाया। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, 87 जो धारा थी सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसमें क्या कहा गया था, किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी की मांग हेतु मुख्य आधार बनी। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है और अगला है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, यानी 1858 से स्टार्ट है ये। ठीक है, अब ये तो थियरी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ऑलरेडी थियरी हम लोग पढ़ ही चुके हैं। सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों में पढ़कर सही विकल्प चुनें। ठीक है, यानी कौन सा विकल्प सही है ये हम लोग को देखना है, बताना है। तो पहला कह रहा है, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका में परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, 7 नहीं हुआ था, याद आ रहा है आपको? इसमें 7 कह रहे हैं, इसमें 6 सदस्य हुए थे। चलिए अभी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। दूसरा कह रहा है, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई थी। देखिए ये सही है, ये तो एकदम करेक्ट है। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया था। ये भी सही है, याद आ रहा है ना आप लोगों को, कल मैंने पढ़ाया था पूरा अच्छे से। तो ये पहला ऑप्शन गलत है, बाकी ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा 2 और 3। ठीक है, 2 और 3। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर कार्य करने वाली कैबिनेट में बदल दिया गया था, जिसमें राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और गृह विभागों के प्रमुख के रूप में 5 सदस्य शामिल थे। 1874 में इसमें 6ठा सदस्य लोक निर्माण विभाग हेतु जोड़ा। इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्य के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 यानी मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 कर दी गई थी, जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा 2 वर्ष की अवधि हेतु नामित किया जाता था। इन अतिरिक्त सदस्यों में कम से कम आधे गैर सरकारी होने थे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के बीच कोई भेद नहीं किया गया था। जो ये कह रहा है, प्रांतीय केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों पर पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करिए। इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया। कुल 24 सदस्यों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो देखिए इसमें ये ना पहला वाला तो डेट कंफर्म नहीं है। ठीक है,
नहीं, एक मिनट रुकिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को ब्रिटिश संसद से पारित होने के बाद 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई तथा यह 3 फरवरी 1893 को लागू किया गया। हाँ, वही मैं कहता, डेट कंफर्म नहीं है। ये 20 जून 1892 को क्या हुआ था, स्वीकृति प्राप्त हुई थी। जैसे किसी चीज़ को लागू करने से पहले क्या होता है, मंत्रालय से जाता है स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, वहाँ से स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, फिर हमारे राष्ट्रपति के पास जाता है। अपने राष्ट्रपति क्या होते हैं, जो जिस दिन साइन कर देते हैं तो उस दिन से वो लागू हो जाता है। तो वही चीज़ ये कह रहा है, 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति तो प्राप्त हो गई थी, लेकिन लागू किस दिन हुआ, 3 फरवरी 1893 को। इस प्रकार ये वाला कथन गलत है। ठीक है। और देखिए, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों हेतु तो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10, देखिए मिनिमम बता रहा, न्यूनतम 10 तथा एकदम मैक्सिमम कितना कह रहा है, 16 कर दिया गया था। इस और क्या कह रहा है, इन अतिरिक्त सदस्यों में कम से कम आधे गैर सरकारी होने थे। ठीक है। और क्या कह रहा है, तत्संबंधी विनियमों के तहत इन अतिरिक्त सदस्यों में 6 सरकारी सदस्य और 10 गैर सरकारी सदस्यों की व्यवस्था की गई। उल्लेखनीय है कि इन गैर सरकारी सदस्यों में भारतीय और यूरोपीय दोनों शामिल थे। इस प्रकार कथन 2 भी सही नहीं है। ठीक है, ये कथन 2 क्या है, ये गलत है, ये भी गलत हो गया। ठीक है। थर्ड कथन क्या कह रहा था, इसका आंसर क्या है, 1892 के अधिनियम के तहत सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। कल मैं पढ़ा रहा था, याद करिए, पूरक प्रश्न कई बार पूछा भी था। पूरक प्रश्न क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो ये वही कह रहा है, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था, ये गलत है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई या प्रदान किया गया। याद करिए, मैं बोल रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है बजट पर बहस। याद आ रहा है आप लोग को, 1892, 1892। ठीक है, यही वाला ईयर होगा, देखिए दिया ना 1892। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ये अभी जस्ट ऊपर वाला पढ़ा ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। याद करिए, बोला था मैंने, सांप्रदायिक यानी बहुत घटिया काम किया गया था। तो ये क्या था, 1909 का जो था मार्ले मिंटो एक्ट जो था, वही वाला है। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बी ऑप्शन, मार्ले मिंटो सुधार। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1909 का अधिनियम संबंधित था किस से, पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, विकेंद्रीकरण से, द्वैध शासन से, विधान परिषद से। तो जस्ट अभी पढ़े हैं, पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। याद आ रहा है, मैंने बोला था भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या हुआ था, ये तो हुआ ही था संघीय न्यायालय, एक चीज़ और हुआ था, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसी में हुआ था। 1937 ईयर था, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आंसर देखते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है, पूछ सकता है। तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, सर मॉरिस ग्वेयर। अच्छा, वो वाला एलिजा इन पे मत याद करिएगा, क्योंकि संघीय न्यायालय का पूछ रहा है ये। ठीक है, और ऐसे रहता 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बने था। एलिजा इन पे जो बने थे वो अलग हैं, ये संघीय न्यायालय का ना, तो संघीय न्यायालय कौन होंगे, सर मॉरिस ग्वेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित किस वर्ष में स्थापित किया गया। 1937, मैंने बोला था ना 1937। चलिए, केंद्र में द्वैध शासन
निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो वही भारत शासन अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अच्छा ये देखिए केंद्र में था ना, अभी तक प्रांतों में चलता था लेकिन ये केंद्र में चला है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ, देखिए भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से की स्थापना स्थापना हुआ तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषय को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित, रिजर्व, हस्तांतरित यानी ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? बस यही भारत शासन अधिनियम 1935। इसका पढ़ने की जरूरत है नहीं, एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? अब देखिए ये तो 1919 वाला क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड होंगे ये, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, पहला कह रहा है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। हाँ द्वैध शासन की व्यवस्था तो थी, ये सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, ना 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 ना, ये तो गलत है। क्या था इसका मुसलमानों के लिए? 1909 था ना, तो ये गलत हो गया। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, हाँ ये भी सही है, ये भी है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन, डायरची वाला जो है ना, ये द्वैध शासन वही के तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को दो श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित एवं हस्तांतरित। आरक्षित विषय पर प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय और प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन डायरकी ने सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो देखिए केंद्रीय विधानमंडल का दो सदनों में विभाजन, नहीं इसको नहीं करता है। दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, इसको भी नहीं करता है। दो शासक समुच्चय, एक लंदन में दूसरा दिल्ली में होना, ये तो बिल्कुल नहीं करता है। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को दो प्रवर्गों में विभाजन, ये करता है। एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित आरक्षित विषय माने गए थे, कौन कौन से यानी आरक्षित विषय थे? न्याय प्रशासन ये था, स्थानीय स्वशासन ये नहीं था, मुझे याद आ रहा है, भू राजस्व ये भी था और पुलिस ये भी था। यानी राइट आंसर क्या होगा? 1, 3, 4। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक प्रमुख विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी की स्थापना थी। इस प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकार के कार्यों को दो भागों आरक्षित, रिजर्व, हस्तांतरित, ट्रांसपोर्ट में व्यक्त किया गया। देखिए यह क्या उसका है पार्ट्स, ये देख लीजिए। आरक्षित विषयों के अंतर्गत न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस, सिंचाई आदि को रखा गया। और ट्रांसपोर्ट विषयों में क्या रखा गया, यानी हस्तांतरित विषयों में स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि। ठीक है, आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित वो मंत्री जो लोग थे। हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? बस 1919 का भारत सरकार अधिनियम यही था।
भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई थी? बस अभी जो पढ़े हैं 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अब इसका एक्सप्लेनेशन कहिए तो मैं पढ़ दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? अभी जस्ट पढ़े 1919 का एक्ट, लाइए इसको पढ़ ही देते हैं क्योंकि आपको एक बार रिकॉल हो जाएगा। देखिए 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट और इसकी अवधि कब तक थी? प्रथम बैठक से 5 वर्ष कहलाता था। इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन क्या होता था? केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अवधि इसकी कितनी थी? प्रथम बैठक से 3 वर्ष, और इसकी अवधि कितनी थी? प्रथम वर्ष से 5 वर्ष ये कहलाता था। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत। जिसमें मनोनीत मतलब जिनमें से अधिकतम 26 सरकारी होने थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143 यानी 102 निर्वाचित और 41 मनोनीत, फिर क्या हुआ 145 में 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत हुए कर दिया गया। उल्लेखनीय कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे। बरार एक जगह है जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया। चलिए ये हम लोग कर ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1900 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चर्मस्फोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। नहीं यार ये तो गलत है, ये कहाँ, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। 1935 के और सेकंड कह रहा है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। हाँ ये तो है, सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यानी राइट आंसर क्या होगा? केवल 2 यानी सेकंड ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था, सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। ठीक है, चलिए 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किया गया था। इस प्रकार कथन 2 सही है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा कितने क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 36। ओके, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। अब थोड़ा तेज़ी से करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। देखिए भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। सही बात है। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है? भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। हाँ ये भी सही है। चलिए इसका देखिए, भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा आईसीएस का प्रारंभ 1854 में। पहले जो आईएएस होता है ना हमारा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसको पहले आईसीएस बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, वही कह रहा है। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा आईसीएस का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ तथा 1855 में इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में होकर लंदन में ही होती रही। ठीक है, अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 में आईसीएस की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई, पहले इलाहाबाद तथा बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से
भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। इस तरह दोनों ऑप्शन सही है, एक और दो। और सही बात है, अभी भी यूपीएससी के लिए कितना क्रेज है अपने यूपी, बिहार, जितने भी हिंदी माध्यम राज्य हैं, आज भी देखिए अभी तक, मतलब जब तक एज कंप्लीट ना हो जाए तब तक लोग लगे रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? इसका तो ये पढ़ा ही थे, 1919 का अधिनियम। ठीक है। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम और ब्रिटिश शाही स्वीकृति मिलने के साथ 23 दिसंबर 1919 को ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम की घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। इसका उद्घाटन फरवरी 1921 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक आप बताइए, आप लोग, मैं ऑप्शन भी, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन भी पढ़ूँ कि सीधा आंसर बता दूँ, ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है। चलिए, मुझे लग रहा है कि ऑप्शन बोलना चाहिए क्योंकि आप रिवीजन करते समय ये सही रहेगा। चलिए मैं अब ऑप्शन भी बोलूँगा। क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? ऑप्शन ए 1926, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1945। तो देखिए कौन सा, ये मुझे लग रहा है 1926 भी है और 37 नहीं है, 1945 भी है। हाँ, देखिए आंसर है इसका सी, यानी ऑप्शन ए और सी। एक्सप्लेनेशन है, प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो देखिए इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1947। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, 1945। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी, यही सही भी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ये राइट आंसर है। छोड़िए, अगला ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखिए, यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के परिषद अधिनियम से विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? यानी कह रहा है संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन देखते हैं। 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, ये नहीं लग रहा है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ये भी नहीं है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये देखिए, जब ये राइट आंसर है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ये सबसे बड़ा है और इसमें ज़्यादातर चीज़ें यहीं से ली गई हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। अभी क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो चुका हम लोग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस उल्लेखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन ए माल्य मिंटो सुधार, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ये भी नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935, यही है। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी, क्या नहीं थी? पहला कह रहा है ऑप्शन, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, ये तो था ही, सही है। ऑप्शन बी कह रहा है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, इसमें डाउट लग रहा है।
सी ऑप्शन यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ये भी सही है। और डी ऑप्शन कह रहा है इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया गया, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? भाई भारत सरकार अधिनियम 1935 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, बस वर्ष 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया सरकार अधिनियम, यही भारत सरकार अधिनियम, यही सही है 1935। अगस्त प्रस्ताव ये तो है नहीं, गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1919 गलत है। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 गलत है, यानी इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था थी? बस वही है 1935 होगा, ऑप्शन में है, देखिए यहाँ भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो याद करिए किसको दिया गया था अवशेष शक्तियाँ, जिसमें बताया गया था कि उसको पावर मिल गया था गवर्नर जनरल को। ठीक है, और क्या हुआ था, गवर्नर जनरल को पावर भी मिला था और अपना प्रांतों को, सीमाओं को भी वो अधिक कम कर सकते थे। ठीक है, वो वायसराय में फिर चले गए थे मतलब। तो ये क्या इसका राइट आंसर होगा, गवर्नर जनरल को। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में, सॉरी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया। तो ये तो पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघ की प्रणाली क्या थी? अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन, भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया, संयुक्त भारत यूनाइटेड इंडिया, भारतीय परिसंघ इंडियन कन्फेडरेशन। तो राइट आंसर होगा फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत संघ। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया थी, जिसका निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों और देसी रियासतों से मिलकर होना था। प्रस्तावित भारत संघ द्विस्तरीय होना था, जिसमें एक केंद्रीय कार्यपालिका और संसद तथा इसके नीचे प्रांतों की सरकारों का प्रावधान था। अच्छा ये क्या है, कुछ विवादित है क्या? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए अखिल भारतीय संघ फेडरेशन दिया गया, जो कि सही नहीं है। हाँ तो वही तो, ये गलत है, फेडरेशन ऑफ इंडिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? तो पहला कह रहा है ऑप्शन गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, ये डाउट लग रहा है। प्रांतीय स्वायत्तता, नहीं नहीं नहीं, ये है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, ये तो हुआ था ना। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता ये भी है। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन ऐसा कुछ तो नहीं था। भारत के संघ का प्रस्ताव, ये भी सही है। मुझे ऑप्शन सी लग रहा है, सी यहाँ है भी। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में भारत के संघ का प्रस्ताव, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन तथा प्रांतीय स्वायत्तता शामिल थे। देखिए तीनों चीज़ शामिल थे, परंतु इस अधिनियम के मूल्यांकन का प्रावधान इसमें नहीं था। ठीक है, ये मूल्यांकन नहीं था, यानी उसका आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, ऑप्शन ए। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ऑप्शन बी। एक संघ की योजना पर विचार, ऑप्शन सी। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का नॉमिनेट किया जाना, ऑप्शन डी। तो यही है यार, ऑप्शन ए, देश के लिए लिखित संविधान। लिखित संविधान कहाँ था, वो गलत है। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था, नहीं है ना।
भारत के संविधान का सर्वोत्तम उल्लेख किस क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था? नीति विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थी, यानी ये क्रिप्स मिशन के थ्रू था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? भाई ये तो ऐसे ही पता है, सबसे बड़ा है, सब कुछ इसी में समाहित है। ऑप्शन ए यह कह रहा है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। सही बात है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली है। स्वतंत्रता मिली, ये तो गलत है। इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, कहाँ? यह भी गलत है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त, यह भी गलत है। ये तो सब चीज़ें गलत ही हैं, यानी बस यही सही है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना, ठीक, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल 6 प्रांतों मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रांत बिहार, असम में द्विसदनी केंद्र प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनी विधानमंडल को द्विसदनी में बदल दिया है? बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है, बीपीएससी 17 बीपीएससी एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ये सही है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में अधिनियमों में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? याद करिए, कल ही मैंने पढ़ाया था। तो इसका क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और 2 प्रांत भी जोड़े थे। याद आ रहा है? सिंध था और एक प्रांत था, सिंध था, और थोड़ा सा मैं भी मिस हो रहा हूँ। चलिए कमेंट में आप बताइएगा क्या था, ये आप लोग का वर्क है, होमवर्क। ठीक है, सिंध था और क्या था आप बताइएगा। इसी के साथ हमारा आज का ये पहला टॉपिक, पहला चैप्टर ख़त्म होता है, समाप्त होता है, जो कि काफ़ी लेंदी भी है, भारत का संवैधानिक विकास, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। हाँ, इसके बाद का जो टॉपिक है ना, ये सब आपको बहुत आसानी से क्लियर होता जाएगा। इसको आप 1-2 बार देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, ये सब चीज़ें सही हैं। और कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा आप लोग, क्या कमी हो रही है भी बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, ओके, चलिए, गुड नाइट, हैव अ